बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 105 मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरे मुकाबिल 7 आदमी थे जो किसी तरह भी मुझसे कम न थे। कम से कम उनकी ज़ाहिरी सेहत मुझसे बेहतर थी। अंदेशी की बात थी तो सिर्फ ये कि वो मुसल्ला ना हो, वरना जिसके हाथ में रिवाल्वर हो वही गालिब रहता है। और उसके सामने जोडू कराटे में ब्लैक बेल्ट लेने वाले 6 रीफ हो तब भी उसके करीब आने की जुरात नहीं कर सकते। मिस्टर गर्देजी, मैं किसी जुलूस की क़ियादत नहीं करना चाहता। मैंने कहा पहले सिर्फ एक सेक्शन का फोरमैन आएगा, जब वो फारिग होगा तो दूसरे को भेज देगा। क्या तुमने इन सबको बता दिया है कि मैं कौन हूँ? मेरा ख्याल है कि ये लोग आपको पहले से जानते हैं, गर्देजी ने कहा, वरना आप जान लेंगे। पहली बात तो ये कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं पूछा। मैंने गुर्रा के कहा, एक सवाल पूछा था जिसका जवाब यस या नो था। दूसरी बात यह कि मैं डिसिप्लिन को बहुत अहमियत देता हूँ। भाई तुम मुझे बराबर के दोस्तों की तरह मिल सकती हो, लेकिन यहाँ मैं बास हूँ, इसलिए बात करते वक्त यहाँ जवाब देते हुए सर कहना मत भूलो। और ये बात तुम सब भी नोट कर लो। मैंने उन 6 अफराद से मुखातिब होकर कहा जो मेरी अकड़फों से बहुत लुत्फानंदोज हो रहे थे और एक दूसरे को बानी खेज नजरों से देखने के अलावा ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे थे। मेरे इशारे पर पहला आदमी आगे आया। उसके चीवंगम चबाने का अंदाज खालिस वेस्टर्न विलन का था। तुम्हारा कौन सा सेक्शन है? मैंने पूछा। इस सेक्शन में कब से और नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम गफूर है सर, उसने नीम संजीदा लहजे में कहा और आखिरी लफ्ज यूं अदा किया जैसे वो मुझे बात समझ के मेरी इज्जत करने की बजाय मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैं फोंड्री में हूँ 6 महीने से, और 6 महीने पहले कहाँ थे? मैंने कहा किसी और सेक्शन में। ये आप चौधरी साहब से पूछ सकते हैं, वो बोला। वो बताएंगे आपको। मुंह बंद, जो बात तुमसे पूछी गई है सिर्फ उसका जवाब दो। मैंने गर्ज कर कहा, कोई चौधरी नहीं देगा, समझे? देखो सिकंदर साहब, हमसे चौधरी साहब ने कभी इस लहजे में बात नहीं की। वो एक कदम आगे बढ़ा, और हम बहुत टेढ़ा आदमी है, अपुन से सीधा बोलो खां। चौधरी साहब अगर तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त करते हैं या उन्होंने तुमको डील दे रखी है तो समझ लो कि मैं बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का आदमी हूँ। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, बरतरफ तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन किसी ने गुस्ताखाना लहजे में बात की तो उसकी बदतमीजी की सजा पहले खुद दूंगा। बड़े बदमाश कारखानों में फोरमैन नहीं होते, लेकिन किसी को खुशफहमी हो तो मैं दूर कर सकता हूँ। अब बताओ कि 6 महीने पहले तुम क्या करते थे? ये जुगाली मत करो मेरे सामने। 6 महीने पहले मैं रोड इंस्पेक्टर था, घास खोदता था। उसने जमीन पर थूक कर कहा, और उसके साथ ही बहुत महफूज हुए। उनमें से 2 ने हंसने की कोशिश भी की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ देख सकते मैंने बड़ी फुर्ती से अपने सामने खड़े हुए शख्स के पेट में घुटना मारा। वो बिलबिला के दूरा हुआ तो मेरे दोनों हाथ हरकत में आ गए। मैंने एक हथेली से उसके बाजू पर जरब लगाई। हड्डी टूटने की आवाज उसकी चीख से पहले आई। दूसरा हाथ इतनी देर में कान के करीब पड़ चुका था। मुश्किल से 5 सेकंड में वो जमीन पर गिर कर बेइसो हरकत हो गया। गर्देजी समेत बाकी 6 अफराद इस गैर मुतवक्के सूरत-ए-हाल के लिए बिल्कुल तैयार ना थे। जरा सी देर के लिए सन्नाटा छा गया और सबकी नजरें जमीन पर पड़े हुए शख्स पर मुर्तकिज हो गई, लेकिन वो खौफजदा नहीं हुए। उनका गुस्सा और भड़क उठा। ये तुमने क्या किया? गर्देजी बरम होके बोला। ये तो पुलिस केस बनेगा तुम पर। मैंने गर्देजी के कोट का कॉलर थाम दिया। ये आखिरी मौका है मिस्टर गर्देजी, दोबारा इस लहजे में बात की तो इसके साथ तुम्हें भी पार्सल करना पड़ेगा। जबान और दिमाग को काबू में रखो। और तुम की जगह आप कहो, सर जरूर कहो। पुलिस ने आज तक किसी सनतकार को इस जुर्म में गिरफ्तार नहीं किया कि उसने खतरनाक इरादा रखने वाले मजदूर को सजा दी। पुलिस मेरी मुट्ठी में है, समझे? मैंने उसे छोड़ते हुए कहा, तुमको मालूम नहीं तो जाके अपने चौधरी से पूछो कि मेरी क्या हैसियत है और कितनी पहुंच है। फिडरू का चेहरा इस सहसा से जिल्लत से सुर्ख पड़ गया। क्या ये यहीं पड़ा रहेगा सर? वो बोला। तुम एक आदमी को साथ लो, दूसरे सेक्शन के फोरमैन को। मैंने कहा बाकी 4 में से एक चौधरी साहब के पास जाए और फोन करके एम्बुलेंस मंगवा ले। वैसे आधे घंटे बाद ये होश में आ जाएगा तो खुद भी अपने पैरों से चलकर जा सकेगा। हड्डी सिर्फ एक बाजू की टूटी है, दूसरा मैंने रहम खा के छोड़ दिया। दूसरा फोरमैन ज्यादा मोहतात अंदाज में आगे आया। चलो सर जी, हमारा पैकिंग का काम है। गर्देजी मेरे दाएं हाथ पर रहा और फोरमैन थोड़े से फासले से बाईं जानिब, लेकिन मैंने उम्दन उनको एक कदम आगे रखा ताकि वो मेरी नजर में रहें और मुझ पर बेखबरी में हमला ना कर सके। इस बैरकनुमा हाल में हम दाखिल हुए वो सबसे पहला था, और इस लिहाज से ठीक था कि यहाँ फैक्ट्री का माल आखिरी मरहले में मुकम्मल होने के बाद पहुंचता था, तो पैक होने के बाद सीधा गेट से निकल जाता था। मैंने फोरमैन को मौका दिया कि वो सारी लाइट्स चलाए क्योंकि अंधेरा था। बैरक के सबसे ऊपर वाले हिस्से में रोशनदानों की कितार थी जो इस वक्त रोशनी की बदम सी झलक दे रही थी। अंदर मुझे मुख्तलिफ साइज के क्रेट नजर आए, कुछ इतने छोटे जितने फलों के क्रेट होते हैं तो कुछ इतने बड़े के मालूम होता था उनमें ट्रैक्टर का टायर होगा। हम टायर नहीं बनाते थे, चुनाचे मैंने फोरमैन से पूछा कि इसमें क्या है, और उसने खासे मुअद्दब लहजे में बताया कि इसमें फसल काटने वाले आलात हैं जो ट्रैक्टर के साथ जोड़े जाते हैं। हालात अब बहुत हद तक काबू में आ गए थे और मैंने अपने मालिक होने के अलावा अपने ताकतवर बदमाश होने का जो मुजाहरा किया था वो कामयाब रहा था। बैरक से गुजरते हुए हमने लकड़ी के तख्तों के ढेर देखे जिनसे क्रेट बनाए जा रहे थे। कुछ लंबूतरे, कुछ चौड़े, कुछ ऊंचाई के रुख चिपटे और कुछ हर तरफ से बराबर नजर आने वाले क्रेट मुकम्मल पड़े थे। दूसरी तरफ वो सामान रखा था जो शायद अगले दिन पैक होना था।
ये सब जरिए आलात थे। वेट थ्रेशर, चावल छड़ने, फसल काटने और बोने वाले आलात के पुर्जे या मुकम्मल आलात, इन सब पर MWD की मोहर थी। मेरा दौरा कामयाब रहा और फोरमैन ने तमाम सवालात के जवाब शराफत से दिए। चुनाचे मैंने फैसला किया कि इस कार्रवाई को ख़त्म कर दूं। इतनी तफसील से पूरी फैक्ट्री को देखने के लिए कम से कम आधे दिन की मोहलत दरकार थी। पूरे घंटे में सिर्फ एक सेक्शन खत्म हुआ। अगर मैं चाहता तो उन्हें रोके रखता और रात तक मुआयना जारी रखता, लेकिन यह खतरा मोल देने का कोई फायदा ना था। रात ज्यादा हो जाती तो बेरा निकलना दुश्वार हो जाता। मुझे मगरिब के वक्त गाड़ी भी लेनी थी और मिस्त्री ने काम के लिए जो 3 घंटे की मोहलत मांगी थी वो खत्म हो रही थी। ठीक है मिस्टर गर्देजी, मैंने कलाई की घड़ी देकर कहा, बाकी मैं फिर कभी देखूंगा। मैंने इन लोगों को 1 घंटे के लिए रोका था, इन्हें अब जाने दो। लेकिन इसी वक्त मैंने नोट किया कि फोरमैन जो मुझसे आगे आगे अपने सेक्शन के काम की वजाहत करता चल रहा था, दरवाजे में रुक गया है। उसने दोनों पैर पूरे फैला लिए थे कि ऐन बस में खड़ा रह के वो रास्ते को बला कर रहा था। दरवाजा उससे ज्यादा चौड़ा था, लेकिन वो दोनों हाथ फैला के और दाएं बाएं झुक के किसी को भी पकड़ सकता था। फिर मैंने गर्देजी को देखा, वो मेरे पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसने टाई के साथ अपना कोट भी उतार के नीचे फेंक दिया। तो ये बात है। मैंने 1 कदम पीछे होके कहा, तुम्हारा ख्याल है कि बैब निकल नहीं सकता? जरूर निकलेगा तुम सिकंदर साहब, फोरमैन बोला, लेकिन ऐसे नहीं, तुम्हारा जनाजा निकलेगा। गर्देजी यानी पीडरू ने मुझे आगे धक्का दिया। मैं सीधा हो गया यूं जैसे धक्के से मेरे पैर उखड़ गए हैं, लेकिन रुकने की बजाय मैंने दरवाजे में खड़े फोरमैन से टकरा के बाहर निकलने का इरादा कर लिया था। फोरमैन मेरी नीयत को भांप गया और उसने बड़ी फुर्ती से लात घुमाई। जो मेरे मुंह पर पड़ती तो मेरे जबड़े टूट जाते या मेरी गर्दन टेढ़ी हो जाती, मगर मैंने जंप लगा के उसी टांग को पकड़ लिया और एक झटका देकर अपनी तरफ खींच लिया। फोरमैन एक टांग पर आगे आया और उसके हाथों ने दरवाजे को गिरफ्त में लेकर तवाजुन बरकरार रखने की कोशिश की, मगर उसे नाकामी हुई और वो थोड़ा सा घसीटने के बाद कमर के बल गिरा। पीछे से गर्देदी मुझ पर हमलावर हो चुका था। मैंने फोरमैन को उसकी टांग से पकड़कर जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठाया और खुद घूम गया। फोरमैन भी यूं घूम गया जैसे बरगज के साथ घड़ी की सुई घूमती है या बीच का हिस्सा घूमता है तो पंखे के विंग घूमते हैं। उसका सर गर्देदी की टांग से टकराया। गर्देदी लड़खड़ा के गिरा और मैंने फोरमैन को छोड़ दिया। वो गिरते हुए गर्देदी के साथ मुतसादिम हो के उसे भी कुछ पीछे ले गया। उनको उठने का मौका दिए बगैर मैंने आगे बढ़ गए गर्देदी के बूट को ठोकर मारी और वो उलटकर दीवार से जा लगा। फोरमैन रुकू की हालत में था। मैंने उसकी कमर पकड़ के उठाया और सर से ऊपर ले जाकर यूं फेंका कि वो एक क्रेट से टकराया। क्रेट खाली था और चौड़ाई की निस्बत उसकी बुलंदी दुगनी थी। टक्कर से क्रेट पीछे गिरा और गर्देदी के सर पर लगा। उसने कराकर सर पर हाथ रखा और आलिम दीवानगी में क्रेट उठा के मेरी तरफ फेंका। मैंने गोता मार के खुद को बचाया, लेकिन उसका एक कोना मेरे शाने से छूता हुआ गुजरा तो मेरी कमीज फट गई। क्रेट फर्श पर बड़ी आवाज के साथ गिरा। उसके साथ ही दोनों तरफ के दरवाजों से 2-2 अफराद अंदर दाखिल हुए। मैंने उन्हें तख्तों के ढेर पर से लकड़ी के चिपटे और लंबे तख्ते उठा के देखा। अपने करीब ही मुझे टूटने वाले क्रेट के तख्ते नजर आए। मैंने एक तख्ता उठाया जिसकी चौड़ाई 4 इंच के करीब थी और जैसी गर्देदी मेरी तरफ आया मैंने तख्ता घुमा के उसके सर पर मारा, लेकिन वो बच गया और चोट उसके शाने पर आई। उसकी और फोरमैन की हालत किसी हद तक गैर थी, मगर 4 तादादम अफराद की कमक ने उनके हौसले बढ़ा दिए थे। प्यारसम से मैसूर होने लगा था। इत्मीनान की बात यह थी कि किसी के हाथ में रिवाल्वर नहीं था, लेकिन उन सब ने अपनी अपनी पसंद के मुताबिक लंबे लंबे तख्ते उठा लिए जो मेरे हाथ के तख्ते की लंबाई से दुगने लंबे थे। अब वो आहिस्ता आहिस्ता हल्का बनाए मेरी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। गालियां बकते, जमीन पर सांड की तरह पैर मारते, फुनकारते, नफरत और हकारत से थूकते, मेरे मालिक होने को करूरे खाक में बिलाने की धमकियां देते। मैंने अब दिफाई अंदाज इख्तियार कर लिया और अपनी निशिस्त दीवार से लगा दी ताकि वो सब मेरे सामने रहे। बिल्कुल सामने आके उनमें से एक उछला और जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए उसने तख्ता उठा के मेरे सर पर मारना चाहा। मेरे सर को बचाने या जवाबी वार करने की बजाय उस तख्ते का वार हथेली पर रोका और गिरफ्त मजबूत करके झटका दिया तो वो अपने ही जोर में आगे झुका और मैंने दूसरी हाथ से तख्ता उसके सर पर दे मारा। वो चिल्लाया और वहीं गिर गया, मगर उसके बाद वो सब एक साथ मुझ पर हमलावर हुए। 2 के वार को मैंने तख्ते पर रोका और एक को लात मार के दूर फेंका, मगर एक का वार मेरे शाने पर लगा। मुझे ये मुकाबला बेसुध नजर आ रहा था क्योंकि अपनी 2 आंखों से मैं उन सब पर नजर रख सकता था और बैक वक्त 6 अफराद के वार से नहीं बच सकता था। फिर भी ये नामुमकिन था कि मैं मुकाबला किए बगैर शिकस्त कबूल कर लूं। खुद गिरने से पहले मैं 2 हमलावरों को लिटा चुका था। ये दीवाना वार जिद्दोजहद बिलाखिर खत्म हो गई। मुझे लिटाने वाला वार ठीक मेरे सर के पिछले हिस्से पर लगा। यकलख सारी रोशनियां बुझ गई और मुझे अंधेरे में जुगनू से उड़ते दिखाई दिए। आखिरी एहसास ये था कि उनमें से किसी ने गाली देकर मेरे किक रसीद किया है। आखिरी आवाज दिलावर की थी, लेकिन अल्फाज का मफहूम समझने से पहले मेरे होशो आवाज साथ छोड़ गए थे। जब मुझे होश आया तो मेरी नाक में लकड़ी के रंदा किए हुए तख्तों की मखसूस बू आई। ये बू बहुत वाज़ेह थी। फिर मुझे हरकत का एहसास हुआ। जमीन मेरे नीचे मुसलसल ऊपर नीचे हो रही थी और रगड़ का शोर इस हरकत के साथ था। मेरे हाथ कमर के पीछे बंधे हुए थे और दोनों पैर एक साथ बांधने के लिए भी वही रस्सी इस्तेमाल की गई थी।
उसके बावजूद मैं खड़ा नहीं हो सकता था और कुछ देर तो मैं समझ ही ना सका कि आखिर मेरा सर नीचे क्यों है और पैर ऊपर क्यों उठे हुए हैं। फिर जैसे जैसे होशो आवास बहाल होते गए इस सूरत हाल का बेहतर तौर पर जायजा लेने के काबिल हो गया। मैं लकड़ी के किसी क्रेट में था और क्रेट को एक तरफ से ऊपर उठा के जमीन पर घसीटा जा रहा था। अगर बाहर उजाला होता तो मुझे तख्तों की जुरी से जरूर दिखाई देता, लेकिन अंदर और बाहर एक जैसी स्याही जाहिर करती थी कि वक्त रात का है। मैं इस साबूत नुमा बक्स में इधर से उधर हो रहा था और मेरा सर बार बार नीचे के हिस्से पर लग रहा था। क्रेट मेरे साइज के मुताबिक नहीं बनाया गया था, बल्कि उन्हीं में से मुंतखब किया गया था जो मैंने वर्कशॉप में तैयार देखे थे। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में इतनी गुंजाइश थी कि मैं हर तरफ 1 मिनट तक हरकत कर सकता था। क्योंकि क्रेट मशीनरी के लिए बनाए गए थे इसलिए तख्ते मोटे इस्तेमाल हुए थे, मगर उनके दरमियान कहीं सूत आधे सूत की जुरी रह गई तो उसे नजरअंदाज कर दिया गया था। कोई चीज उसमें से पिघल के या बह के बाहर आने वाली होती तो शायद उसे एयर टाइट भी किया जाता, मगर उसमें तो एक नट बोल्ट भी गिरने का इम्कान नहीं था। ताम यही जुरियां मेरी जिंदगी की जामन थी, क्योंकि इनमें से ताज़ा हवा की फराहमी जारी थी। क्रेट के ऊपर कुछ नहीं लिखा। पागल के बच्चों, मैंने दिलावर की आवाज सुनी। रास्ते में तुम्हारा कोई बाप मिल गया तो क्या बताओगे किसका माल है और कहाँ जा रहा है? कंपनी का ट्रक है चौधरी साहब। पीडरू यानी गर्देजी की आवाज सुनाई दी। तुम मुझसे ज्यादा अक्लमंद है, चौधरी दिलावर ने बरमी से कहा। खतरा मोल देने की क्या जरूरत है? इस पर पेशावर के किसी देहात या कस्बे का नाम लिख दो, किसी जमींदार के नाम से मशीनरी के कागजात बना के साथ रखो। क्रेट अब साकत था, चुनाचे मैं सीधा हुआ। खुद को खासा पुरसुकून महसूस कर रहा था, वरना जमीन से रगड़ खाने का शोर मेरी खोपड़ी में बादलों की गर्ज बन के गूंजता था और मेरा मगज उल्ट पलट होने लगा था। मेरे मुंह पर उन्होंने टेप लगा दिया, चुनाचे मैं किसी को मदद के लिए नहीं पुकार सकता था। अगर मैं कोशिश करता तो मेरे अलग से कबूतर की तरह गटर गूं के सिवा कुछ ना निकलता। मैं क्रेट की साइड पर लाते मार सकता था और हाथों से भी पीछे की तरफ जोर लगा सकता था, लेकिन अभी इस कार्रवाई की कोई गुंजाइश ना थी। उसके लिए मुनासिब तरीन मौके का इंतजार करना बेहतर था। हालांकि ये उम्मीद भी खुद फरेबी के सिवा कुछ ना थी कि मैं टांगों का जोर लगा के आधा इंच से जायद मोटे तख्तों को तोड़ दूंगा या उनकी कीलें निकाल दूंगा। दीवारों पर धम धम लाते मार के किसी को मुतवज्जो कर सकूंगा या SOS का सिग्नल दे सकूंगा। उन्हीं बदमाशों में से किसी ने क्रेट पर काले रंग और बुरिश से कुछ लिखना शुरू किया। एक जुरी में से बल्ब की रोशनी सुनहरे तार की तरह झिलमिलाने लगी, लेकिन मैं बेहिशो हरकत पड़ा रहा। अभी इनको यही तासर देना बेहतर था कि मुझे होश नहीं है। शायद इसी तरह बैन की गुफ्तगू का कोई लफ्ज सुन के अंदाजा कर सकूं कि वो मुझे पैक करके कहाँ ले जाना चाहते हैं। मकसद अगर मुझे मारने का होता तो उसके लिए यह तकल्लुफ गैर जरूरी था और तदफीन की खातिर ताबूत भी गैर जरूरी था। साफ जाहिर यही होता था कि वो किसी किस्म का खतरा मोल लिए बगैर मुझे कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं। ऐसे ही हाथ पैर बांध के गट्टी की तरह ट्रक में ले जाना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन वो मोहतात थे और मुझे कोई मौका फराहम नहीं करना चाहते थे कि मैं रस्सियां खोलकर चलते ट्रक से कूद जाऊं या होश में आके बंधा हुआ भी पर कटे कबूतर की तरह कलाबाजियां खाने लगूं। क्रेट के अंदर रहकर मैं ना किसी को नजर आ सकता था और ना आजाद हो जाने की सूरत में, जिसका इम्कान 1% भी नहीं था, कोई खतरनाक कार्रवाई कर सकता था। गाड़ी में दूसरा माल भी जाएगा? गर्देजी ने सवाल किया। मालूम नहीं दूसरे बाल से उसकी क्या मुराद थी। नहीं, फिलहाल इसी को ठिकाने पहुंचा दो, चौधरी दिलावर ने कहा। और देखो रास्ते में कोई रोके तो उसे दूर ले जाकर सौदा कर लेना, करीब कोई आने ना पाए। कोई पीछे लग जाए तो भागने की कोशिश मत करना। ट्रक लेकर खुली सड़क पर कोई नहीं भाग सकता और तेज रफ्तारी में हादसा हो जाता है। मैं गलती माफ कर दूंगा, लेकिन हादसे में कोई नुकसान हुआ तो जिंदा गाड़ दूंगा। उसकी आवाज और उसका लहजा दोनों बदले हुए थे। चौधरी साहब, दोनों पुराने ड्राइवर हैं और मैंने इनको अच्छी तरह समझा दिया है, गर्देजी बोला। सुबह तक सबको वापस आना है, सब ड्यूटी पर होंगे मामूल के मुताबिक, दिलावर ने कहा। उनकी गुफ्तगू से मैं ये नताइज अखज़ कर चुका था कि ठिकाने पहुंचाने का मतलब ठिकाने लगाना नहीं था। मुझे वो किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर रहे थे जो उनका अड्डा था, या कोई ऐसी जगह थी जहाँ किसी की रसाई ना हो। बदी ये कि वो जगह 100-125 मील के अंदर थी। एक ट्रक रात भर में इतनी दूर जाके वापस आ सकता था। सुबह तक उन्हें 10 घंटे भी मिले तो 5 घंटे का एक तरफा सफर ज्यादा से ज्यादा 200 मील हो सकता था, बशर्ते कि ट्रक की औसत रफ्तार 40 मील फी घंटा से कम ना हो। हाईवे पर यह रफ्तार रात के वक्त काफी है। फिर ये कि शहरों से गुजरते हुए रफ्तार को 15-20 मील रखना पड़ता है, चुनाचे 5 घंटे में औसतन 30 मील फी घंटा से ज्यादा नहीं तय किए जा सकते। राह में गुजरांवाला, वजीराबाद, गुजरात, लाला मूसा के शहर तो यकीनन थे, लेकिन खारियां और फिर जेलम का शहर भी आ सकते थे। तकरीबन 150 मील के बाद रावलपिंडी था। 160 मील और मेरे हिसाब के मुताबिक वो पिंडी से आगे जाने का इरादा नहीं रखते थे। शायद जेलम और रावलपिंडी के दरमियानी पहाड़ों और खाइयों में कहीं वो जगह थी जहाँ मुझे कैद रखना मकसूद था। कैद में रखने का मकसद क्या होगा ये मैंने अभी नहीं सोचा था।
अमूमन दुश्मनों को सिर्फ बेईमान नवाजी का सबूत देने के लिए कैद नहीं रखा जाता, उनसे कुछ एतराफ़ कराने, कुछ पूछने या किसी नाम पर मजबूर करने का सिलसिला होता है। और दीगर उलूम व फ़नून की तरह इज़ा रसानी और तशद्दुद के तरीके भी साइंटिफिक बुनियादों पर इतने मौसर हो गए हैं कि उनका तसव्वुर करने से भी रूह फना हो जाती है। 10 मिनट बाद, जो 10 घंटों के बराबर तवील थे, मैंने एक ट्रक की आवाज़ सुनी। मेरे कान सड़कों पर ड्राइविंग करते रहने से हर किस्म की गाड़ी की आवाज़ से आशना थे और ये कोई गैर मामूली बात ना थी। बेशतर लोग इस फ़र्क को महसूस कर सकते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक वो डाज का छोटा ट्रक था। आवाज़ें जो कुछ देर के लिए मालूम हो गई थी, गालिबन वो लोग रास्ते में दिखाने के लिए कागजात बनाने ऑफिस में चले गए थे, दोबारा सुनाई दी और 4 हाथों ने मुझे आगे पीछे से उठा के ट्रक पर रखा और धक्का लगा के आगे कर दिया। ट्रक का पीछे वाला दरवाजा बंद हुआ, जो दरअसल 2 फुट ऊंची रोक था और ट्रक के पिछले हिस्से की 3 दीवारों के बराबर था। फिर ना जाने क्या हुआ कि भगदड़ मच गई। दिलावर ने सब लोगों को फौरन गायब होने का हुक्म दिया। वो तो सचमुच आ गया है। उसने जुमले के आखिर में गाली का इजाफा किया, सब अंदर जाओ और इतनी लाइट्स चलती रहने दो जितनी रोज होती हैं। क्या ये खतरा है चौधरी साहब कि वो अंदर आ जाएगा? गर्देजी ने घबरा के कहा। अंदर क्यों आएगा? उसके बाप का घर है या बीवी का बैका है? दिलावर ने कहा। ब्रीफ केस लेगा और चला जाएगा। उसने चौकीदार से कुछ पूछा तो गर्देजी ने कहा वो कुछ बक ना दे। लेकिन उसकी बात सुनने से पहले ही मेरा दिल सीने में उतनी जोर से धड़का था जितनी कुव्वत से मैं लकड़ी के इस ताबूत में तड़पा था। मेरे कानों ने गलत नहीं सुना था। मोहसिन सचमुच जा पहुंचा था, इसकी मुझे कोई उम्मीद ना थी। मैंने उनको ब्लफ किया था और मकसद सिर्फ उनको ये एहसास दिलाना था कि मेरे यहाँ आने की खबर दूसरों को भी है। ये मनूस लाते मार के ढोल बजा रहा है, गर्देजी ने कहा। होश में आ गया है, इसका ढोल बाद में बजाएंगे, दिलावर ने कहा। जाके सुनो वो इसका यार क्या बक बक कर रहा है। आपने तो समझा ही दिया चौकीदार को, वो कह देगा कि सिकंदर साहब आए थे और ये देकर चले गए। यही तो गलती हो गई है हमसे, दिलावर ने कहा। अब इतना तो साबित हो ही जाएगा ना कि वो यहाँ तक पहुंचा था। उसका बाप SSP है, वो आएगा जिरा करने के सिकंदर दरवाजे तक ही आया था या अंदर भी गया था। मेरा दिल चाहा कि मैं कह का मार के हंसूं। ये बात अब यकीनी थी कि मोहसिन, राबिया और रिजवी साहब की सारी तफ्तीश का मरकज चौकीदार होगा। ये सवाल कुदरती तौर पर उनके जहन में पैदा होगा कि सिकंदर को यहाँ ब्रीफ केस रखवाने की क्या जरूरत थी जबकि उसे गाड़ी लेकर घर पहुंचना था। मुझे वक्त का अंदाजा नहीं था, लेकिन मोहसिन का आना ये जाहिर करता था कि मगरिब के बाद भी 2-3 घंटे गुजर चुके हैं। उन्होंने रात होने तक मेरा इंतजार किया होगा और फिर मोहसिन ने तय किया होगा कि वो खुद जाके मालूम करे। मुझे सिर्फ 3 घंटे ही तो गुजारने थे। 5 घंटे बाद भी मेरे ना पहुंचने से तशवीश पैदा होना यकीनी था। 6 घंटे बाद भी अगर मोहसिन दाता नगरी मोटर वर्कशॉप पहुंचा होगा तो प्रोपराइटर उस्ताद ने बताया होगा कि जनाब आली गड्डी तो एकदम फिट तैयार खड़ी है। और उसके बाद मोहसिन गाड़ी लेकर चला होगा तो उसके जहन में 2 ही मुकामात होंगे, मकबरा जहांगीर और फिल्म यके वाली। लेकिन रात को मकबरा बंद रहता है और फिल्म का आखिरी शो जारी होगा या शुरू होने ही वाला होगा। चुनांचे दोनों जगह मेरी मौजूदगी खारिजी इम्कान थी। फिर वही हुआ जो मेरे साथ हुआ, यानी उसकी नज़र ने MWD इंजीनियरिंग कम्प्लेक्स का बोर्ड देख लिया होगा। वो मेरी फितरत से बाखूबी वाकिफ था और खुद उसकी सोच का अंदाज तवील रफाकत के बाद मेरे जहन से हम आहंग हो चुका था। हमारे ख्यालात की ये मुताबिकत बाज़ औक़ात टेलीपैथी की तरह हो जाती थी। उसने सोचा होगा अगर सिकंदर आजम की जोलानी तबे और मुहिम जू फितरत ने मजबूर किया होगा तो कुछ बैद नहीं कि वो मुसर्रद नज़ीर को यक्का चलाता देखने की बजाय चौधरी दिलावर से आबैल मुझे मार कहने चल पड़े होंगे। और अब वो दरवाजे तक कहाँ पहुंचा था। मेरी एक फजूल सी हरकत बहुत बामैनी हो गई थी और दुश्मनों की जरा सी गलती बहुत बड़ी मुसीबत का पेश खैमा साबित होने वाली थी। अगर वो ब्रीफ केस गायब कर देते और चौकीदार को समझा देते कि किसी से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है तो कुछ ना होता। लेकिन खुद उनको 1% शुबा ना था कि मोहसिन वाकई आ जाएगा। उन्हें यह सब मेरी अदाकारी का जुज़ महसूस हुआ होगा। तुम गधे हो, बहुत घटिया किस्म के, दिलावर ने आहिस्ता से कहा। तुमने उसी वक्त मुझे बता दिया होता मैं ब्रीफ केस मंगवा लेता, लेकिन तुमने अपनी अकल के घोड़े दौड़ा दिए। मेरी जगह आप होते चौधरी साहब तो उस मक्कार की बातें सुन के यही समझते कि सब बकवास है, गर्देजी बोला। अच्छा अब तुम लोग जाओ, दिलावर ने कहा। चौकीदार से मैं निपट लूंगा, मुझे मालूम है वो सुबह फिर आएंगे, हो सकता है रात को ही आ जाएं। इससे पहले मुझे चौकीदार बदलना है। चौकीदार को भी डाल लो गाड़ी में। मेरा दिल डूबने लगा। ये लोग अब चौकीदार को खत्म करने पर आमादा थे। जब वो चौकीदार ही नहीं होगा तो कोई उसकी जबान से क्या उगलवाएगा, और नया आदमी होगा तो लाख पूछने पर भी वो बात कैसे बताएगा जिसका इल्म उसके फरिश्तों को भी नहीं होगा। रिजवी साहब की सारी फोर्स अंदर आके कोना कोना छान मारे, ना उन्हें सिकंदर मिलेगा ना वो चौकीदार चौधरी दिलावर या गर्देजी बन जाने वाले पीडू की पोजीशन बिल्कुल महफूज होगी। वो साफ इनकार करेंगे कि सिकंदर बख्त को उन्होंने देखा तक नहीं। वो मामूल के मुताबिक छुट्टी करके चले गए थे। उनके वो चमचे फोरमैन भी यही बयान देंगे तो साबित क्या होगा। उसके बावजूद मुझे खुशी थी कि कुछ तो हुआ। मेरा सुराग इस फैक्ट्री के गेट तक तो मिला। आगे रिजवी साहब की जानात, उनके वसाइल और उनकी खुसूसी टीम मिलके क्या करते हैं ये मेरा मुकद्दर। चौधरी साहब मेरी कोई गलती, चौकीदार के चिल्लाने की आवाज आई।
फिर किसी ने उसके सर पर कोई चीज मारी कि उसने खलक से ज़िबा किए हुए बकरे जैसी आवाज निकाली और खामोश हो गया। मेरे करीब ही धमाका हुआ जिससे मैंने अंदाजा किया कि चौकीदार को बांध के ऊपर से उछाल दिया गया है। खुदा करे कि वो जिंदा हो। मैंने दिल ही दिल में दुआ की, ये हो सकता है कि रास्ते में उसे होश आ जाए। मेरे और उसके दरमियान एक तख्ते की दीवार है, वो मेरी बात सुन सकेगा, लेकिन ये आवाज आगे बैठ के ट्रक चलाने वालों तक नहीं पहुंचेगी। मेरी पहली कोशिश की नाकामी ने मुझे थोड़ा सा दिल शिकस्ता कर दिया, लेकिन मायूस नहीं था। मोहसिन गेट से बाहर था, चुनाचे वो आवाज उसके कानों तक कैसे पहुंच सकती थी जो मेरी लातों के क्रेट पर लगने से पैदा हुई थी। अगर ये धमधम वो सुन भी लेता तो उससे ये नतीजा कैसे अखज़ करता कि ये शहजादा सिकंदर बख्त का SOS है जो इस वक्त लकड़ी के एक डिब्बे में पैक किए जा चुके हैं और अंदर ही अंदर मुर्गे बेमिसल की तरह तड़प रहे हैं। लेकिन अंदर रह के भी मैं बाहर पड़े हुए चौकीदार से मशवरा कर सकता था और हालात के मुताबिक उसको मशवरा दे सकता था या उसकी रहनुमाई कर सकता था। एक अकेला और 2-11 जिंदा रहने की जिद्दोजहद में और ये इश्तराक बाइमी कारआमद साबित होगा या नहीं, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। आगे का दरवाजा बंद हुआ और ट्रक झटका लेकर आगे बढ़ा। फैक्ट्री के गेट से सड़क तक आने में 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे। इस वक्त मेरी ज़हनी कैफियत बहुत अजीब थी। मैंने इस तमाम ट्रैफिक का तस्वुर किया जो हमारे आगे पीछे रवा थी। बसें और ट्रक, वैगन और कारें, उनका शोर मुझ तक पहुंच रहा था, लेकिन मुझे जरा भी उम्मीद ना थी कि मैंने क्रेट के अंदर लाते मार के ढोल बजाया तो ये आवाज किसी के कानों तक पहुंच जाएगी। मुझे ये ख्याल भी आया कि अगर ट्रक का किसी से एक्सीडेंट हो जाए, वजह कुछ भी हो, मसलन उसके भी ब्रेक फेल हो जाए या सामने से कोई गलत ओवरटेक करते हुए इसे टकरा जाए, तो इस बात का खासा इम्कान है कि झटके से क्रेट नीचे जा गिरे या टूट जाए। लेकिन ऐसी सूरत में 50-50 चांस मेरी गर्दन टूटने के या मेरा सर फटने के भी थे। मामूली जख्म होना तो यकीनी था। यह किस कदर नाकाबिले यकीन बात होगी। मैंने सोचा अगर देखने वालों को बताया जाए कि ये जो ट्रक अभी अभी MWD इंजीनियरिंग कम्प्लेक्स से निकला है और जिस पर सिर्फ एक क्रेट रखा है, इसमें खुद फैक्ट्री के मालिक तशरीफ फरमा है। बेशक आम हालात में फैक्ट्रियों के मालिक इस तरह सफर नहीं करते, मगर ये मखसूस हालात है जिनका ताल्लुक शामत आमाल से है। सड़क पर पहुंचने के बाद ट्रक की रफ्तार बढ़ गई। लाउड स्पीकर फिट करने वालों की तरह मैंने संदूक को अंदर से हेलो टेस्टिंग के अंदाज में बचाया। मकसद ये मालूम करना था कि ये सदा किसके कानों तक पहुंचती है। इस मशीनी सफीने के कातिल ना खुदाओं तक ये मेरे साथ बल्कि मेरी वजह से मेरे मसाइब में गर्क होने वाले पासबान तक जवाब में ट्रैफिक के शोर के सिवा कुछ ना आया, जो अब कुछ कम हो गया था। हम शादरे से दूर आ चुके थे। मैंने इत्मीनान से लेटे लेटे सोचना शुरू किया कि 4-5 घंटे में क्या कुछ हो सकता है, ख्वाहिश से कुछ हासिल हो या ना हो। सबसे अच्छा तो ये होता कि कोई दस्ते गैब मेरे मुंह पर से टेप उतार देता, फिर मैं लाउड स्पीकर की तरह चिल्लाना और किसी ना किसी को जरूर मुतवज्जो कर लेता। मगर दस्ते गैब के क्रेट में पहुंचने का ख्याल अलिफ लैलवी था, बिल्कुल ऐसा ही जैसे किसी परी या जिन के नमूदार होने का ख्याल हो जो आग की एक जुम्बश से क्रेट की दीवारों में गायब कर दे। मेरी नाक में अजीब सी नागवार बू पहुंची तो मैंने अंदाजा लगाया कि हम काला शाह काकू से गुजर रहे हैं, जहाँ कीड़े मकोड़े और जरासीम का अद्वियात बनाने वाला बहुत बड़ा कारखाना है और इसका कीमियाई धुआं या महलूल गिरदोपेश को मुअत्तर रखता है। ये तो वही जगह गुजरे थे हम जहाँ से मुझे ख्याल आया उस वक्त जब मौत यकीनी नजर आती थी, तो खुदा ने मुझे तौफीक अता की थी कि मैंने गाड़ी को एक खौफनाक तसादुम से बाल बाल बचाया। और उसके बाद जब वफात पाने के इम्कानात तकरीबन मालूम थे, शैतान ने मुझे बहका के कहाँ ले जाना शुरू कर दिया। अब मैं उसी रास्ते पर वापस जा रहा था, मगर मेरी मंजिल सलामती की मंजिल ना थी। अगले और पिछले हिस्से के दरमियान शीशा था, चुनाचे ड्राइवराने ग्रामी ये तो देख सकते थे कि असीराने क्राम अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन किसी किस्म की आवाज़ नहीं सुन सकते थे। अगर मेरे मुंह पर टेप ना होती तो यकीनन मैं बेहोश पड़े हुए चौकीदार को पुकारता और किसी हिप्नोटिज्म करने वाले की तरह उस वक्त तक ये अमल जारी रखता जब तक मेरी आवाज़ उसके कानों के रास्ते उसके लाशऊर में ना उतर जाती और उसके शऊर को बेदार ना कर देती। लेकिन मैं कुव्वते गोयाई ही से महरूम था। मैं अपने बेसरूपा ख्यालात में गर्क था कि मैंने चौकीदार के कराने की आवाज़ सुनी। मेरा दिल तेजी से धड़का। अगर चौकीदार होश में आ जाए तो यकीनन चीखो पुकार मचा सकता है। मैंने सोचा मसलन गुजरांवाला शहर से गुजरते हुए उसी वक्त मैंने एक भारी भरकम मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनी। फिर मोटरसाइकिल ने ट्रक को ओवरटेक किया। ओए, किसी ने खालिस पुलिस वाले दबंग लहजे में कहा, गाड़ी रोक इधर साइड पर। हुक्म अदूली की गुंजाइश ही ना थी। ट्रक की रफ्तार कम हुई, फिर ट्रक एक साइड पर रुक गया। क्या ले जा रहे हो? ट्रक को रोकने वाले ने कहा। मुझे उसकी आवाज़ बहुत करीब से महसूस हुई। एक मुहूम सी उम्मीद में मेरा दिल जोर से धड़का।